स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा रिकार्डियन तुल्यता सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, जब कोई देश अपने द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह अन्य देशों के साथ अधिक कुशलता से व्यापार कर सकता है। बी, सरकारी घाटे से मांग प्रभावित नहीं होती है क्योंकि लोग अधिक बचत करते हैं, भविष्य में करोड़ से ऋण चुकाने की उम्मीद करते हैं। सी, लंबे समय में अर्थव्यवस्था अपने आप ही पूर्ण रोजगार पर लौट आएगी, चाहे राजकोषीय या मौद्रिक नीतियां कुछ भी हों। डी, मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन सीधे मूल्य स्तरों और मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन दीर्घ अवधि में वास्तविक उत्पादन या रोजगार को नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिकार्डियन तुल्यता सिद्धांत यह एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि सरकारी उधार और कराधान का समग्र अर्थव्यवस्था पर समान प्रभाव पड़ता है, जिससे समग्र मांग तथा आर्थिक गतिविधि अपरिवर्तित रहती है। अगर सरकार खर्च बढ़ाती है और उस खर्च को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने का फैसला करती है, तो लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार को भविष्य में उस उधार को चुकाना होगा, इसलिए वे कम खर्च करते हैं तथा भविष्य के कर दायित्वों हेतु तैयार रहने के लिए अधिक बचत करते हैं। इसलिए सरकारी घाटा मांग को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि लोग अधिक बचत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कर से कर्ज चुकाया जा सके। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सामरिक स्वायत्तता का तात्पर्य किसी देश की स्वयं की विदेश नीति में अन्य देशों से प्रभावित या नियंत्रित हुए बिना अपने निर्णय लेने की क्षमता से है। 2, सैद्धांतिक रूप से एक ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल एक अकेली महाशक्ति के पास ही सही मायने में सामरिक स्वायत्तता होती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामरिक स्वायत्तता। सामरिक स्वायत्तता किसी राज्य की अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और अन्य राज्यों द्वारा किसी भी प्रकार से विवश हुए बिना अपने इच्छित विदेश नीति अपनाने की क्षमता को दर्शाती है। अतः कथन 1 सही है। सैद्धांतिक रूप से एक ध्रुवीय व्यवस्था में केवल एक अकेली महाशक्ति के पास ही वास्तव में सामरिक स्वायत्तता होती है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा देश होता है जिसके पास प्रबल आर्थिक, औद्योगिक, सैन्य और तकनीकी क्षमता होती है। इस प्रकार अन्य सभी देशों के दबाव का विरोध करने की शक्ति रखता है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, व्यापार घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह तब होता है जब किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है। 2, मुद्रा के अवमूल्यन से भारतीय निर्यात के लिए कीमतों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने जैसे अनुकूल परिणाम सामने आते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्यापार घाटा यह तब होता है जब किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है। आयात और निर्यात दोनों भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित होते हैं। अतः कथन 1 सही है। मध्यवर्ती वस्तुओं या कच्चे माल का आयात किसी देश के व्यापार घाटे को कम करने में सहायक हो सकता है, क्योंकि इससे निर्यात और उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण भारतीय निर्यात को प्राथमिकता जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, विदेशी अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के माध्यम से गठित विशुद्ध रूप से न्यायिक निकाय है। 2, किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेजने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने जैसे कुछ मामलों में उन्हें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। 3, यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो एफटी को उस व्यक्ति को हिरासत केंद्र में भेजने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी अधिकरण आदेश यह अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 के अंतर्गत विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के माध्यम से किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेजने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने जैसे कुछ मामलों में उन्हें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं, अतः कथन 2 सही है। यदि व्यक्ति नागरिकता का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो एफटी उसे बाद में निर्वासन के लिए हिरासत केंद्र में भेज सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में किराए की मांग को उचित रूप से परिभाषित करता है? ए. संपत्ति निवेश से किराए की आय अर्जित करने की प्रक्रिया। बी. नवीन संपत्ति बनाए बिना मौजूदा संपत्ति में अपना हिस्सा बढ़ाने की प्रथा। सी. भूमि बैंकों के साथ बेहतर किराए के समझौतों पर बातचीत करने का कार्य। डी. मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारित करने की विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किराए की मांग यह अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जो बताती है कि एक व्यक्ति या संस्था समाज के लिए कोई लाभ या संपत्ति बनाए बिना अपनी स्वयं की संपत्ति बढ़ाने की कोशिश करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक संसाधनों के वितरण में हेरफेर के माध्यम से वित्तीय लाभ और अन्य लाभ प्राप्त करना है। यह आमतौर पर हानिकारक परिणामों की ओर ले जाता है, जिसमें आय असमानता में वृद्धि, सरकारी राजस्व का नुकसान और प्रतिस्पर्धा में कमी शामिल है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका स्वामित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। 2. इसका वित्त पोषण सरकारी अधिशेषों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त राजस्व, विनिवेश, निजीकरण आदि से प्राप्त आय से होता है। 3. इसमें विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों और सार्वजनिक पेंशन फंडों में निवेश शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सॉवरेन वेल्थ फंड्स, इसका स्वामित्व सामान्य सरकार के पास होता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों शामिल होती हैं, अतः कथन 1 सही है। इसका वित्त पोषण सरकारी अधिशेषों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त राजस्व, विदेशी मुद्रा भंडार, विनिवेश, निजीकरण आदि से प्राप्त आय द्वारा किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। इसमें विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश शामिल है, लेकिन सार्वजनिक पेंशन फंड शामिल नहीं है जो अंततः अंतर्निहित पॉलिसी धारकों के स्वामित्व में है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र में नज सिद्धांत के पीछे मुख्य अवधारणा क्या है? ए. बड़े वित्तीय प्रोत्साहनों का उपयोग करके लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना। बी. लोगों के कार्यों को बदलने के लिए प्रत्यक्ष आदेशों और जनादेशों का उपयोग करना। सी. पर्यावरण या विकल्पों में सूक्ष्म परिवर्तनों के माध्यम से वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना। डी. बाजार गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियमों को लागू करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नज सिद्धांत यह एक व्यवहारिक अर्थशास्त्र की अवधारणा है जो यह प्रस्तावित करती है कि लोगों के निर्णयों और व्यवहारों को विकल्पों को प्रस्तुत करने के तरीकों में छोटे बदलावों से पूर्वानुमानित तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। इसमें पर्यावरण या विकल्पों में सूक्ष्म परिवर्तन के माध्यम से वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसमें किसी प्रकार का दबाव या आर्थिक प्रोत्साहन में परिवर्तन शामिल नहीं है। इसे पहली बार रिचर्ड एच थीलर और कैस आर सनस्टीन ने अपनी पुस्तक नज इम्प्रूविंग डिसीजन अबाउट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस में लिखा था, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सेबी की स्थापना वर्ष 1992 में भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। 2. यह एक वैधानिक निकाय है जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा विनियमन हेतु नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। 3. इसके पास स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य प्रतिभूति बाजारों को पंजीकृत और विनियमित करने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, इसकी स्थापना वर्ष 1992 में भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी, अतः कथन 1 सही है। यह एक वैधानिक निकाय है जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा विनियमन हेतु नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही है। इसके पास स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य प्रतिभूति बाजारों को पंजीकृत और विनियमित करने का अधिकार है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है,
धान की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धान मुख्य रूप से उच्च आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। 2. धान की खेती के लिए रोपाई विधि सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली तकनीक है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से खेत में बीज बोना शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धान की खेती धान की सर्वोत्तम वृद्धि के लिए उच्च आर्द्रता के साथ साथ 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है, अतः कथन 1 सही है। प्रत्यारोपण विधि में प्रत्यक्ष रूप से खेत में बीज बोने के बजाय पहले नर्सरी में पौधे उगाना और फिर उन्हें खेत में रोपना शामिल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उन वस्तुओं की सूची है जिन्हें भारतीय सशस्त्र बल केवल रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों से खरीद सकते हैं। 2. इस अवधारणा को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में पेश किया गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यह उन वस्तुओं की सूची है जिन्हें भारतीय सशस्त्र बल निजी क्षेत्र या रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों सहित घरेलू निर्माताओं से खरीद सकते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। इस अवधारणा को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में पेश किया गया था, जिसमें प्रमुख प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों, शस्त्र प्रणालियों, सेंसर और युद्ध सामग्री के लिए आयात प्रतिस्थापन मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, 30 मीटर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रह्मांड की समझ को आगे बढ़ाने के लिए इसे हवाई के मौना किया में स्थापित किया जा रहा है। 2. भारत की ओर से बंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान TMT केंद्र के रूप में राष्ट्रीय सहयोग कर रहा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT यह हवाई के मौना किया में शुरू होने वाली एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान शामिल हैं। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड की समझ को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाना है, अतः कथन 1 सही है। भारत की ओर से बंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान TMT केंद्र के रूप में राष्ट्रीय सहयोग कर रहा है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कभी कभी समाचारों में रहने वाली 1 ट्रिलियन ट्रीज परियोजना किसकी पहल है? ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, सी. वैश्विक वन गठबंधन, डी. विश्व आर्थिक मंच। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।